हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नगर निगम से जुड़े तमाम ऐसे बिंदु हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज हम बात करेंगे नगर आयुक्त समीर वर्मा साहब से, जो कि चर्चाओं में, क्योंकि अभी तक जो पेंडेंसी है कामों की, पिछले कामों कितनी प्रोग्रेस है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की क्या प्रक्रिया है और आपके माध्यम से जितने काम अभी तक जो कराए जा रहे हैं उनमें कितनी प्रोग्रेस है, पेयजल को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है नगर निगम की, और स्वच्छता को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा था वो कितना अभी तक साकार हो पाया है, कितना सार्थक है। ऐसे तमाम बिंदु हैं जो कि नगर निगम के जो कार्य क्षेत्र में आते हैं। हम बात करेंगे नगर आयुक्त साहब से। सर, जिस तरीके से हम बात करते हैं पहले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर, क्या कुछ प्लानिंग है आपकी और किस तरीके का इसका प्रबंधन किया जाएगा? देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है और ये नियम पूरे देश में लागू है। एनजीटी में इसके विषय में नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी हो रही है और राज्य सरकारों ने इसके संबंध में अपना एक एफिडेविट भी दे रखा है एनजीटी में, जिसके हिसाब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल में जितने भी प्राविधान हैं उनका सबका 100% अनुपालन दिसंबर 2019 तक किया जाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दे रखा है इस संबंध में अपना एफिडेविट, और जितने भी नगर निगम, नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतें हैं उनमें इस नियम के अनुसार कार्रवाई होनी है। शासन स्तर पर मेरी जानकारी के अनुसार बनारस, लखनऊ और मथुरा 3 नगर निगमों को चयनित किया गया है जिनको मॉडल नगर निगम के रूप में वो पेश करना चाहते हैं, और इस आशय की जानकारी उन्होंने एनजीटी को भी दी है। तो हमारे लिए भी एक मौका है। मथुरा नगर निगम ने पिछले 6 महीनों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं राष्ट्रीय स्तर पर और जो यहाँ पे प्रयास हुए हैं उसमें भी ये प्रोत्साहन की तरह से काम करेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात शुरू होती है घरों से, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी ड्यूटी इसके नियम 4 में है जनरेटर्स की, यानी कि जो कूड़ा पैदा करने वाले लोग हैं, चाहे वो एक अकेला आदमी हो, चाहे नर्सिंग होम हो, चाहे स्कूल हो, हॉस्टल्स हो, जो भी हो, या आश्रम हो, मठ हो। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है सेग्रीगेशन की। सेग्रीगेशन इसका बेसिक नियम है कि आपके घर से जो भी निकलने वाला कूड़ा है आपको उसको 3 भागों में विभक्त करना है। पहला तो वो कूड़ा है जो अपने आप सड़ जाता है, यानी कि जिसमें पानी की, हाइड्रोजन की मात्रा होती है, जिसको हम गीला कूड़ा कहते हैं बेसिकली। दूसरा कूड़ा ऐसे है कि जिसको आप छोड़ भी दीजिए 10 साल, 20 साल, 25 साल तक तो भी वो नष्ट नहीं होगा, जिसमें प्लास्टिक होगा, शीशा होगा, एल्यूमिनियम होगा, केन्स होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और जो तीसरी वैरायटी है जो ज़्यादा खतरनाक है वो है जैसे महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैनिटरी पैड, बच्चों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डायपर्स, इसके अलावा आपके कंप्यूटर के या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जो आप इस्तेमाल करते हैं, बैटरी वगैरह, ये हैज़ार्डस वेस्ट में आता है। तो इनको भी आपको अलग अलग करके रखना है, और इसमें बेसिक रूल यही है कि जब आप कूड़ा घर पर सेग्रीगेट करें तो उस कूड़े को केवल ऑथराइज्ड आदमी को ही दें। अगर आपका सूखा कूड़ा है आप उसको 1 सप्ताह तक इकट्ठा करके रखिए। प्लास्टिक आपको निकलेगा, दूध की थैलियाँ आपको निकलेंगी, कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे निकलेंगे, ये सारा आप अपने कबाड़ी वाले को या इसको आप दे सकते हैं, वहाँ से वो आपको पैसे दे करके आपसे खरीद लेगा। जो गीला कूड़ा है उसको अगर आपके पास घर में जगह है तो आप उसको होम कंपोस्टिंग करके उसकी खाद बना करके अपने ही घर में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कूड़े का उत्पादन कम हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई जो चीज़ है उसमें आती है रिड्यूस। अगर हम अपना वेस्ट ऑडिट करें और देखें कि एक परिवार के रूप में हम प्रतिदिन कितना कूड़ा निकालते हैं और क्या हम उस कूड़े को कम कर सकते हैं, हमें इस विषय पर अगर हम विचार करें तो हम देखेंगे कि थोड़ी सी रहन सहन, खान पान की आदतें अगर हम बदलें, जैसे अगर हम बाजार जाते हैं और झोला लेके अगर बाजार जाएं सब्जी लेने के लिए, तो जो अलग अलग सब्जियां 5-6 पॉलीथीन में हम लेकर के आते हैं तो वो बच जाएंगी, तो हमारे घर से कूड़े का उत्पादन कम हो जाएगा। अगर हम बाजार जाते हैं गर्मी के दिनों में और अगर 1 लीटर की मिल्टन की बोतल या कोई इस तरह की बोतल अगर हम घर से ठंडा पानी लेकर के गए तो बाजार में पानी के पाउच खरीदने से या 250 ml की 4 बोतलें खरीदने से हम बच जाएंगे। एक सवाल यहाँ इसमें है कि क्या मानते हैं कि कूड़ा प्रबंधन को लेकर क्या लोग अभी भी अवेयर नहीं है? जिस तरीके से नगर निगम के अपना प्लान तैयार कर रहा है, क्या वो पूरा फॉलो हो पा रहा है? देखिए, इसमें कोई भी कूड़ा प्रबंधन का प्लान बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के संभव नहीं है। बात कुल मिलाकर के ये एक ऐसी चीज़ है जिससे न केवल हम प्रभावित होते हैं, आप भी प्रभावित होते हैं। हमारे कूड़े से हम प्रभावित हों ये जरूरी नहीं है, दूसरे के उत्पादित किए हुए कूड़े से हम प्रभावित होते हैं। ये बिल्कुल पल्स पोलियो जैसा सिस्टम है कि मेरा बच्चा तो स्वस्थ है लेकिन दूसरे के बच्चे को अगर पोलियो है तो वो वायरस मेरे अंदर भी आ सकता है। तो हम कितना साफ सुथरा रखते हैं ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, दूसरों को हम कितना प्रेरित करते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। और देश के जो भी शहर इसमें स्वच्छ हुए, जैसे इंदौर का हम लोग
नाम लेते हैं, लगातार तीसरे साल नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। वहाँ पे पब्लिक ने इस चीज़ को समझ लिया है कि सफाई का हमारे लिए क्या महत्व है। इस बार की रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि पिछले 2 वर्षों से स्वाइन फ्लू के मामले वहाँ बहुत कम हो गए हैं इंदौर में। वहाँ पे लोगों का आम जो मेडिकल का बिल है वो बहुत कम हो गया है। महामारी एपिडेमिक जैसी चीज़ें अब वहाँ पर नहीं होती हैं। या गोरखपुर ही जो हमारा क्षेत्र है जहाँ पर जापानी बुखार के बहुत सारे केसेस हुआ करते थे, जब से स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चला है और जब से वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे भी मौतों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। तो इसका सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। और हमारे यहाँ तो ये धार्मिक नगरी भी है और इसका संबंध पुण्य से भी है, ईश्वर की नगरी से भी है। तो हमारे यहाँ तो और अच्छा मौका है कि इन चीज़ों को अगर हम समझ लें और केवल हर व्यक्ति को अपना वेस्ट ऑडिट करने की ज़रूरत है। वो देखे कि भाई दिन में मैं कितना कूड़ा निकाल रहा हूँ, क्या मैं उसको कम कर सकता हूँ क्या। तो रिड्यूस, रीयूज़, रिकवर एंड रिसाइकिल, ये 4 गोल्डन वर्ड हैं जिनको अगर हम याद कर लें तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। पॉलीथीन को लेकर काफ़ी अभियान आपने चलाया, लेकिन लगता नहीं है कि लोग पॉलीथीन को बंद कर रहे हो। मैक्सिमम लोग हम देख रहे हैं कि ढकेलों पर, सब्जी की दुकानों पर, फल वालों की दुकानों पर आज भी पॉलीथीन का प्रयोग है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उदासीनता हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। और कोई भी प्रशासनिक मशीनरी हो या प्रचार माध्यम हो, इसके माध्यम से आपको बताया जा सकता है। हम शुरुआत में अभियान चला सकते हैं, पकड़ सकते हैं, चालान कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको पता नहीं हो। ये सबको पता है कि उनके लिए नुकसानदेह है। आप बड़े आराम से गाड़ी चलते हुए गाड़ी का शीशा नीचे उतार के पॉलीथीन में लपेट के कोई चीज़ फेंक देते हैं। एक बेचारा बेजुबान जानवर आकर के उसको खाता है, उसकी भी मौत होती है। वही पॉलीथीन नालियों में चली जाती है, नालियाँ भर जाती है, फिर आप परेशान होते हैं। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जो कैजुअल एटीट्यूड होता है हर चीज़ का कि चलो इससे क्या फ़र्क पड़ता है या मेरे कर देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सबको पता है कि पॉलीथीन प्रतिबंधित है। अब इसमें हमारी तरफ से जो प्रवर्तन की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो ये कोई एक पुलिस स्टेट नहीं है कि हम 24 घंटे प्रवर्तन करें या लोगों को इस तरह से ही समझाया जाए कि नहीं भाई आप अगर करेंगे तो हम आपके ऊपर चालान करेंगे। ये एक दूसरा पक्ष है। लोगों को स्वतः मोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन पर्यावरण के लिए अत्यंत घातक है और अल्टीमेटली इसका जो खामियाजा है वो मथुरा को और इसके पेयजल स्तर को चुकाना पड़ रहा है। इसीलिए हम बात करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है, हीट स्ट्रोक काफ़ी है। नगर निगम की तरफ से कोई ऐसी पेयजल की व्यवस्था या अलग से प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है? देखिए, मथुरा ऑलरेडी दुर्भाग्य से डार्क जोन एरिया में आता है। यहाँ पर जो पानी है वो भी कई जगहों पर खारा है। नियमित रूप से मेरे स्तर से इसकी समीक्षा हो रही है। जहाँ जहाँ पर भी हमारी सप्लाई के साधन हैं, चाहे ट्यूबवेल हों, उन पे मैं विशेष निगाह रख रहा हूँ कि वो ख़राब नहीं हो, ख़राब हो तो जल्दी से जल्दी बन जाएं। साथ ही साथ जो हमारे पुराने स्टैंड पोस्ट थे या हमारे जो वाटर ATM थे, उनके लिए भी मैंने पैसा सेंक्शन किया है कि वो ठीक करके रखें। मेरा नंबर भी ऑलमोस्ट हर किसी के पास है कि अगर कहीं से इस तरह की कोई समस्या आती है तो हम उसको हैंडल करते हैं। 22 के आसपास हमारे पास पानी के टैंकर हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, किसी जगह पर अगर फेलियर होता है तो उनके माध्यम से भी हम पानी सप्लाई करने की स्थिति में हैं। मथुरा को आप एक मॉडल के रूप में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अभी तक क्या कुछ ऐसा आपके माध्यम से कराया गया है या प्रोग्रेस में है कि जो, क्योंकि मथुरा धार्मिक नगरी है और धार्मिक नगरी के लिहाज से वो बेहद ज़रूरी है कि बाहर के टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करे, तो क्या कुछ प्लानिंग्स में है और क्या काम चल रहे हैं? देखिए, हर सिटी का जो डेवलपमेंट होता है उसका एक पैमाना होता है। मतलब हम मथुरा में सिंगापुर, शंघाई, दिल्ली या बॉम्बे जैसा डेवलपमेंट हमें नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए और उसकी हमारे यहाँ आवश्यकता भी नहीं है। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि हमारे शहर में जो भी काम हो वो इस तरह से हो कि शहर की जो अपनी जो पुरातन पहचान है वो बनी रहे और साथ साथ लोगों को सुविधाएं भी मिलें। हर जगह पे कंक्रीट के जंगल खड़ा कर देना या हर जगह किसी दूसरे शहर की नकल करके हम कोई चीज़ करें, वो भी समझदारी वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बीच शहर में इतनी जगह भी नहीं है कि हम बड़े बड़े फ्लाईओवर निकाल दें और बड़ी बड़ी सड़कें बना दें। बात कुल मिलाकर के ये है कि लोगों के ऊपर बाहर से जो आते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट किन चीज़ों का पड़ता है। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है साफ़ सफाई का। हम लोग भी जब दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में या जिलों में जाते हैं तो हमारे ऊपर पहला असर इसी बात का पड़ता है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी साफ़ सफाई को लेकर कितने सजग हैं। टूरिस्ट जो बाहर से आता है वो ये ज़रूर गौर करता है कि आपका अपना बिहेवियर आपके शहर के साथ कैसा है। अगर आपने अपने शहर को गंदा कर रखा है तो उसे वहाँ कूड़ा डालने में कोई हिचक नहीं होगी। लेकिन अगर उसको ये लगेगा कि अगर उसने कोई गड़बड़ करी और लोकल आदमी मुझे टोक देगा कि भाई साहब आपने यहाँ, जैसे आप लेह या लद्दाख जाइए, आप दूर दूर की पहाड़ियों में भी जाइए, आपको एक पान मसाले का पाउच नहीं मिलेगा, क्योंकि जो दूर का गाँव वाला भी है वो भी आके आपकी गाड़ी रोक के आपको टोकेगा कि आपने यहाँ कैसे फेंक दिया। तो वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये लोगों ने इसको अपने साथ जोड़ लिया है। तो एक तो ये बात है कि साफ सफाई का बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि धार्मिक नगरी लोगों को साफ सुथरा चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ आने के
के बाद शहर में क्या इम्पैक्ट उसको मिल रहा है, कुछ ऐसे विजिबल पॉइंट होने चाहिए, कुछ हॉलमार्क्स होने चाहिए कि भाई ये चीज़ हमारे यहाँ नई बन गई। तो भारत सरकार की जो हृदय योजना थी उसका हम लोगों ने कोशिश किया कि भरपूर लाभ हम लोग मथुरा में लें। तो अभी उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमारे यहाँ कृष्णापुरी तिराहे पर हम वेलकम वॉल का निर्माण करा रहे हैं। भव्य वेलकम वॉल है ताकि वो यमुना नदी की तरफ से अगर कोई आवे तो सबसे पहले उसका स्वागत करते हुए उसको दीवार मिले। हम लोगों ने अभी अपने कार्यकाल में सारे जितने भी हमारे रास्ते हैं उन पर भी हमने स्वागत द्वार बनाए हैं। पोतरा कुंड यहाँ का एक स्थानीय पुरातात्विक महत्व का कुंड है। इस पर हम लोगों ने करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से डायनेमिक फसाड लाइट, म्यूजिकल फाउंटेन, इसकी व्यवस्था हमने करी है, जो मेरा काम करीब पूरा हो गया और अगले 1 महीने 1.5 महीने में हम इसको पब्लिक को समर्पित करने की स्थिति में होंगे। साथ ही साथ वृंदावन में भी पूरा वृंदावन परिक्रमा मार्ग करीब 2.3 किलोमीटर का, इसके अलावा 4 घाट, नाभा घाट, करौली घाट, कोयलिया घाट और कोरिया घाट, इन पर हम लोगों ने बहुत बढ़िया काम कराया है। जो पुराने घाट थे, मिट्टी में दबे थे 100-100 फीट नीचे, 50-50 फीट नीचे, उनको निकाल करके बढ़िया कुंडों का निर्माण कराया गया है। बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जो लोगों ने अपने घरों में दबा रखे थे, उन मंदिरों को बाहर निकाला गया। पुरानी छतरियाँ थी, बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी, उनको हम लोगों ने रेस्टोर किया और उस पर लाइटिंग का काम हम लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से कृष्ण जन्मस्थान पर भी हम लोगों ने दुकानों के साइनेज एक जैसे कराए हैं, नई रोड का निर्माण हुआ है, नए चौराहे का निर्माण हुआ है, नई पार्किंग हम लोगों ने बनाई है। वर्ल्ड क्लास का एक मेरा टॉयलेट पोतरा कुंड पर है, 2 इसी तरह के टॉयलेट हम वृंदावन परिक्रमा मार्ग में भी बना रहे हैं। और जो दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अगर मैं कहूँ नगर निगम की तरफ से, तो पिछले 1 साल में लगभग 38 करोड़ रुपए के काम केवल हम लोगों ने नाली, सड़कें, खड़ंजे, इन सब में किया है ताकि लोगों को सुविधा मिले। और इसका भी 80% काम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। जो नए गाँव हमारे यहाँ 51 गाँव जुड़े हैं, करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने हेल्थ में काम किया है, जिसमें चाहे डस्टबिन्स लानी हो, चाहे टॉयलेट्स बनाने हो, या अभी मथुरा वृंदावन नगर निगम में पहली बार हमने स्काई लिफ्ट खरीदी है 13 मीटर की और 7 मीटर की, कि हमारे जो बिजली के पोल पे जो दिक्कतें होती थी काम करने में वो दूर हो जाएं। मेरे 3 नए जोनल ऑफिस बन रहे हैं, एक यहीं पे इसी कैंपस में बन रहा है, एक औरंगाबाद में बन रहा है। जलकल में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, बहुत 4 इंच और 6 इंच और 8 इंच के हम लोगों ने नलकूप सैंक्शन किए हैं। गंगा जल परियोजना हम लोगों ने लगातार उसको देखा, प्रमुख सचिव साहब का भी हम लोगों ने दौरा कराया। तो गंगा जल परियोजना में भी जो पाइपलाइन है वो हमारे गोकुल बैराज तक पहुंच गई है और बस उसको कनेक्ट होना बाकी है। इसी तरीके से हमारी कान्हा गौशाला जो पिछले 3 साल से अधूरी पड़ी थी, वो कान्हा गौशाला भी पूरी हो गई है। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जनपद की किसी भी सरकारी गौशाला से ज़्यादा पशु हमारी गौशाला में है और बहुत अच्छा उनका वहाँ पर देखभाल हो रहा है। तो अभी 2 साल की अल्प अवधि हुई है नगर निगम को, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बड़े नगर निगमों से मुकाबला है, लेकिन हमारी दिशा सही है। शासन से हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। स्वच्छता को लोग अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लें, इसको अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा से जोड़ लें, तो कोई कारण नहीं है कि मथुरा बहुत आगे निकल सकता है। नगर निगम में एक मेजर प्रॉब्लम है बंदरों की। बंदर से यहाँ के लोग परेशान हैं, बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी परेशान रहते हैं। क्या कोई स्थायी इसका उपाय आप निकाल पाएंगे? ये बिल्कुल सही बात है। और चूंकि बंदरों का भी जो प्राकृतिक आवास था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए वो आबादियों में भी आ रहे हैं, लोगों को के द्वारा यहाँ पर आसानी से उनको खाना मिल जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। बंदर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा और यहाँ मैं स्पष्ट भी करना चाहूँगा, आपने सवाल पूछा। बंदर जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट से कवर होते हैं। नगर निगम की यद्यपि इसमें कोई सीधी भूमिका नहीं है, क्योंकि जो वन विभाग का जो शासनादेश है, जो नोटिफिकेशन है, उसमें तहसीलदार से लेकर के प्रभागी वन अधिकारी को इसके लिए अधिसूचित किया गया है, पकड़ने के लिए और उनके पुनर्वास के लिए। लेकिन नगर निगम अपने दायित्व में इस हद तक आगे है कि हम अपने स्तर पर उनको पकड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बंदरों को पकड़ करके छोड़ने के लिए जो जगह है उसका चिन्हित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे किसी स्थान पर बंदरों को नहीं छोड़ सकते जहाँ पर उनको खाने के लिए आहार नहीं हो और जहाँ पे उनके जीवन रक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं हो। वन विभाग की तरफ से मुझे जो सूचित किया गया है वो यही किया गया है कि मथुरा क्षेत्र में करीब 1500 हेक्टेयर में जो जंगल हैं, इनके वृक्षों की ऊंचाई इतनी नहीं है कि बंदरों को वहाँ छोड़ें तो बंदरों के लिए वो सुरक्षित रह सके। हम लगातार उनके संपर्क में हैं। अभी परसों भी हमारी बात हुई तो DFO ने अपने फॉरेस्ट कंजर्वेटर को आगरा को एक चिट्ठी भेजी कि भाई बार बार नगर निगम के द्वारा पूछा जा रहा है कि हमें सुरक्षित स्थान बताइए जहाँ बंदरों को पकड़ के छोड़ सकें। चूँकि हम एक सरकारी संस्था है, कॉरपोरेशन है, निगम है, नियमों से संचालित होते हैं, इसलिए बंदरों को पकड़ने या किसी भी तरह की कार्रवाई में हमें नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम ऐसे ही बंदरों को पकड़ के कहीं नहीं छोड़ सकते जहां पर वो भूख से मर जाएं या फिर किसी तरीके के शिकार हो जाएं। मेरा सवाल कूड़ा प्रबंधन को लेकर पब्लिकली क्या मैसेज आप देना चाहेंगे और मथुरा नगर निगम वासियों से क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं कि कृपया ये देख लीजिए कि आपकी जीवन शैली ने आपको कहां पहुंचा दिया है। आपके घर से प्रतिदिन कितना कूड़ा निकलता है। आप एक दिन सुबह उसमें समय दीजिए और देखिए कि आपके घर से जो
जो बाहर कूड़े वाला कूड़ा ले जा रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कम कर सकते हो अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके, नंबर 1। दूसरा, कूड़े को अलग अलग रखें। तीसरा, किसी भी दशा में दुकानदार हों चाहे घर के लोग हों, जब आप कूड़ा निकालते हो तो कृपया प्लीज़ उसको नाली में या नाले में मत डालो। अगर नाली या नाले में कूड़ा डालोगे नेचुरली वो भर जाएगा, आपको ख़राब लगेगा, नालियाँ ओवरफ्लो होंगी। अब जिसको आप कहते हैं सिल्ट, कि साहब वो नगर निगम के कर्मचारियों ने सिल्ट निकाली और उठाई नहीं, मेरा अनुरोध है कि एक बार जरा सिल्ट आप देखिए कि उसमें क्या क्या है। उसमें प्लास्टिक के गिलास मिलेंगे, पानी के पाउच मिलेंगे, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें मिलेंगी, ये सारी चीज़ें नाली में डालने की नहीं है। अगर तो आपने इसको नाली में नहीं डाला होता तो नाली में या तो धूल जाती या पानी जाता, तो थोड़ा दिन हमारी वो नाली और चलती। तो ये हमारी पैदा की हुई समस्याएं हैं, हम लोग उसको देखते हैं, थोड़ा सा व्यवहार में परिवर्तन कर लें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आगे आने वाला समय भी हमारा अच्छा है। धन्यवाद। बातचीत इसमें साथ रहे नगर आयुक्त साहब समीर वर्मा साहब, जो कि आपने कूड़ा प्रबंधन से लेकर तमाम नगर निगम के अंतर्गत जो काम कराए जा रहे हैं उनकी जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने पब्लिक से भी ये मैसेज कन्वे किया है और संदेश दिया है कि कूड़ा प्रबंधन को लेकर जब तक हम स्वयं में जागरूक नहीं होंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक व्यवस्था को बेहतर बनाना भी मुश्किल है। न्यूज़ कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।